हेलो, वेलकम टू माय चैनल IQ करंट 360। तो आज हम लोग पॉलिटी का टेस्ट 1 लगाएंगे जो आने वाले आर एग्ज़ाम 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन है, संविधान में निहित धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें किसी भी धर्म का पालन ना करने की स्वतंत्रता शामिल है। दूसरा है, यह सभी धर्म परिवर्तनों पर रोक लगाता है। तीसरा है, यह विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो हमें यह बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, इसमें किसी भी धर्म का पालन ना करने की स्वतंत्रता शामिल है। धर्म की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 25 से 28, आर्टिकल 25 से लेकर 28 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। यह एक मौलिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है। इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है तथा यह निर्णय भी ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। तो यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। इसमें लिखा है, इसमें किसी भी धर्म का पालन ना करने की स्वतंत्रता शामिल है। तो इसका ये पहला वाला क्वेश्चन राइट है। दूसरा है, यदि सभी धर्म परिवर्तनों पर रोक लगाता है। तो धर्म की स्वतंत्रता में न केवल किसी धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार है, बल्कि उसका प्रचार करने का भी अधिकार शामिल है। इसमें लोगों को अपने धर्म में शामिल होने के लिए सहमत करना और इच्छा अनुसार धर्म परिवर्तन करना भी शामिल है। सिर्फ संविधान बलपूर्वक किए गए धर्मांतरण और प्रलोभन द्वारा किए गए धर्मांतरण पर रोक लगाता है। तो यह सिर्फ बलपूर्वक किए गए धर्मांतरों पर रोक लगाता है, बाकी किसी भी धर्म परिवर्तन पर रोक नहीं लगाता। तो दूसरा गलत है। तीसरा, यह विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो ऐसा नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता न केवल भारतीय नागरिकों को बल्कि भारतीय क्षेत्र में रहने वाले विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो ये भी क्वेश्चन गलत है। तो इसका ओनली राइट वन सही है। अगला है, संविधान के आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति निहित है। वित्त मंत्री में, संसद में, राष्ट्रपति में, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में। तो इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति में। आर्टिकल 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। 38 अमेंडमेंट आया था 1975 में। उसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की संतुष्टि अंतिम और निर्णायक है तथा इसे किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। लेकिन और एक अमेंडमेंट आया था 44वां अमेंडमेंट 1978 में। इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति के वित्तीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से परे नहीं रखा जाएगा, इसकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है सी, आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। अगला है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NPR में केवल नागरिक शामिल है। दूसरा है, भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए NPR में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। तीसरा है, NPR के लिए सर्वप्रथम 2010 में जनगणना 2011 के मकान सूचीकरण चरण के साथ आंकड़े एकत्रित किए गए थे। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला है कि NPR में केवल नागरिक शामिल होते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। NPR में देश के सामान्य निवासियों की एक सूची होती है। इसमें भारतीय नागरिक और गैर भारतीय नागरिक भी शामिल होते हैं। यह NPR को NRC से भिन्न बनाता है, जिसमें केवल भारतीय नागरिक ही शामिल होते हैं तथा गैर नागरिकों की पहचान कर उन्हें अपवर्जित किया जाता है। तो पहला वाला कथन गलत हो गया। तो NPR में भारतीय नागरिकों के साथ भारतीय क्षेत्र में रहने वाले विदेशी नागरिक भी शामिल होते हैं। दूसरा है, NPR भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए NPR में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। तो ये वाला दूसरा राइट है। तीसरा, NPR के लिए सर्वप्रथम 2010 में जनगणना 2011 के मकान सूचीकरण चरण के साथ आंकड़े एकत्रित किए गए थे। तो ये भी तीसरा भी सही है। और NPR के लिए आंकड़ों को वर्ष 2015 में डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से अपडेट भी किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में संशोधन करने की शक्ति पर कोई सीमा आरोपित नहीं है। दूसरा है, केवल राष्ट्रपति ही निर्धारित कर सकता है कि कोई मामला संविधान के मूल ढांचे का भाग है या नहीं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई सीमा आरोपित नहीं है। तो ऐसा नहीं है। 1973 में उच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बाद में निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है
और कोई भी यहाँ तक कि संसद भी मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तो अतः पहला वाला क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। संसद को संविधान संशोधन करने की सीमा आरोपित है, वो मूल ढांचे में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती। दूसरा है केवल राष्ट्रपति ही निर्धारित कर सकता है कि कोई मामला संविधान के मूल ढांचे का भाग है या नहीं। तो ऐसा नहीं है, न्यायालय या निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा है कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का भाग है या नहीं। तो दोनों ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। अगला है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों इसके सदस्य नहीं हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो हम जानते हैं AIB की स्थापना 2015 में बीजिंग चीन में हुई थी और AIB में 105 सदस्य शामिल हैं तथा अतिरिक्त सदस्यों को स्वीकार करने के लिए इसकी सदस्यता खुली है। AIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य है एशिया में आर्थिक और सामाजिक परिणामों में सुधार करना। AIB ने भारत को 6.7 अरब डॉलर की 28 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है और चीन इसका सबसे बड़ा शेयरधारक है। भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। तो पहला वाला क्वेश्चन राइट है। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों इसके सदस्य नहीं हैं। तो ये भी बात बिल्कुल राइट है, इसके दोनों ही सदस्य नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। पहला है वे अनुल्लंघनीय प्रकृति के हैं और उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। दूसरा है वे राज्य और निजी व्यक्ति दोनों की कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध हैं। तीसरा है वे कार्यपालिका और विधायिका दोनों की निरंकुशता पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हमें कौन सा उत्तर इसमें से सही है वो बताना है। पहला है वे अनुल्लंघनीय प्रकृति के हैं और उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ऐसा नहीं है, मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन के माध्यम से उस सीमा तक संशोधन किया जा सकता है जिस सीमा तक संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता हो। तो पहला वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा है वे राज्य और निजी व्यक्ति दोनों की कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध हैं। तो दूसरा वाला सही है। मौलिक अधिकार राज्य और निजी व्यक्ति दोनों की कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध हैं। कुछ अधिकार जैसे अस्पृश्यता का उन्मूलन आदि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। तीसरा है वे कार्यपालिका विधायिका दोनों की निरंकुशता पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। तो ये भी राइट आंसर है कि मौलिक अधिकार कार्यपालिका विधायिका की शक्ति को सीमित करते हैं और इस प्रकार कार्यपालिका एवं विधायिका की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा। यहाँ पे मिस्टेक है कुछ, तो यहाँ पे दूसरा और थर्ड ये दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला है मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। पहला है स्टेटमेंट, इनका उपयोग न्यायालयों द्वारा किसी भी विधि की संवैधानिकता को निर्धारित करने हेतु किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, राइट कथन है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका उपयोग विधि की संवैधानिकता को निर्धारित करने हेतु किया जा सकता है। 1992 में उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्णित किया गया था कि मौलिक कर्तव्यों का उपयोग किसी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में किया जा सकता है। दूसरा है इन्हें संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से लागू किया जा सकता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। संसद उपयुक्त विधि निर्माण के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए स्वतंत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। याद रखेंगे बोथ 1 और 2। अगला है भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बीच निम्नलिखित कथनों में से कौन सी समानताएं विद्यमान है। पहला है संसद की सर्वोच्चता, दूसरा है निर्वाचित राज्य प्रमुख, तीसरा है बहुमत प्राप्त दल का शासन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हमें ये बताना है कि भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में कौन सी समानताएं हैं। पहला कथन कहता है कि संसद की सर्वोच्चता, तो भारत में संसद की सर्वोच्चता नहीं है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है कि निर्वाचित राज्य प्रमुख, तो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और भारतीय संसदीय प्रणाली में मुख्य अंतर यह है कि भारतीय संसदीय प्रणाली में जो राज्य प्रमुख होता है वो निर्वाचित होता है, लेकिन ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में यह
वंशानुगत होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा है बहुमत प्राप्त दल का शासन, तो ये ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और भारतीय संसदीय प्रणाली दोनों में समानता है, तो इसका राइट आंसर है ओनली 3। अगला है नीति आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विशिष्ट आमंत्रित। चौथा है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। उपयुक्त में से किसे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विशिष्ट आमंत्रित सदस्य या मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो अध्यक्ष इसमें स्वयं पीएम होते हैं, हमारे स्वयं पीएम होते हैं, तो इनको तो वो खुद ही अध्यक्ष हैं, तो इनको तो नियुक्त नहीं कर सकते, तो पहला वाला तो गलत हो गया। उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। विशिष्ट आमंत्रित सदस्य की भी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा। उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इसका दर्जा कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। अगला क्वेश्चन, सरकार के भारतीय स्वरूप को एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित किया गया है। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान इस प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं? पहला स्टेटमेंट है एकल और लचीला संविधान। दूसरा है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान। तीसरा है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सरकार के एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित करता है। तो पहला है एकल और लचीला संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत, जहां केंद्र और राज्यों के अपने अलग अलग 2 संविधान होते हैं, वहीं भारत में राज्यों और केंद्र दोनों के लिए एक ही संविधान अपनाया गया है। एक वास्तविक संघ के विपरीत, जिसमें एक कठोर संविधान को अपनाया जाता है, भारत का संविधान लचीला है। साथ ही भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि इसमें राज्यों की सीमाओं को केंद्र द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान। तो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए चयनित उम्मीदवारों को केंद्र द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन इसकी नियुक्ति राज्यों में होती है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है कि केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। राज्यों में अनेक विवेकाधीन शक्तियों से युक्त राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। यह प्रमुख एकात्मक प्रवृत्तियों में से एक है, तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन से वाद मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव से संबंधित है? पहला है IR कोहेलो वाद, जो 2007 में हुआ था। दूसरा है गोलकनाथ वाद 1967 1967। तीसरा है मेनका गांधी वाद 1978 1978। चौथा है मिनर्वा मिल्स वाद 1980 1980। तो निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही बताएं कि कौन सा वाद मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव से संबंधित है। इसका राइट आंसर है दूसरा और चौथा। IR कोहलो वाद 2007 यह नवी अनुसूची से संबंधित है, और हमारा मेनका गांधी वाद 1978 यह अनुच्छेद 21 से आर्टिकल 21 से संबंधित है। इसके अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों से संबंधित है। इससे पूर्व संविधान के अनुच्छेद 21 के संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया जाता था, जिसे विधि की उचित प्रक्रिया द्वारा बदल दिया गया। तो इसमें से मेनका गांधीवाद और IR कोहेलोवाद का संबंध मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव संबंधी नहीं है। गोलकनाथवाद 1967 में कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद किसी मौलिक अधिकार जो प्रकृति में अनुल्लंघनीय है को समाप्त नहीं कर सकती। इसलिए न्यायालय ने माना कि DPSP के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। चौथा स्टेटमेंट मिनर्वा मिल्स वाद 1980। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स पर DPSP की प्राथमिकता को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया गया। इसके द्वारा फंडामेंटल राइट्स को DPSP पर वरीयता दी गई थी। तो इसका दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, जो हमारे मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 12 में प्रदत्त राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं?
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, तीसरा है नीति आयोग, चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक RBI। निम्नलिखित नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। उच्चतम न्यायालय के अनुसार कोई भी निजी निकाय या एजेंसी जो राज्य की संस्था के रूप में कार्य कर रही है वह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के अर्थ में शामिल की जाएगी। तो इसमें से जितने भी प्राधिकरण दिए गए वो सारे ही राज्य की परिभाषा में शामिल हैं, चाहे वो दिल्ली मेट्रो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण हो, नीति आयोग हो, RBI हो। तो इसमें से राइट आंसर है डी वाला। अगला क्वेश्चन है, संविधान में अपनाई गई भारतीय पंथ निरपेक्षता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? पहला है, धर्म एक व्यक्तिगत विषय है तथा राज्य द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। दूसरा है, किसी भी नागरिक को धर्म या जाति के आधार पर राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। तीसरा है, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को बिना किसी प्रतिबंध के धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है, धर्म एक व्यक्तिगत विषय है तथा राज्य द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट गलत है। राज्य द्वारा धार्मिक हस्तक्षेप या धार्मिक विनियमन किया जा सकता है। हालांकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा से भिन्न है, जहां धर्म को एक व्यक्तिगत विषय माना जाता है तथा धर्म और राज्य के बीच एक सख्त प्रतिकरण अपनाया जाता है। भारत में राज्य धार्मिक प्रथाओं से संबंधित आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक निरपेक्ष क्रियाकलापों का विनिमय कर सकता है। तो पहला वाला गलत है। दूसरा है, किसी भी नागरिक को धर्म या जाति के आधार पर राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। आर्टिकल 29(2) के अनुसार राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर भी वंचित नहीं किया जा सकता। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा है, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को बिना किसी प्रतिबंध के धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार है। तो ऐसा नहीं है, इसके लिए कुछ प्रतिबंध हैं। उसके लिए लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंध के अधीन होता है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है ओनली 2 C। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्य क्षेत्र के गठन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी हैं? पहला है सांस्कृतिक भिन्नताएं, दूसरा है सामरिक महत्व, तीसरा है जनजातीय लोगों का हित, चौथा है प्रशासनिक महत्व। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताएं। तो भारत में संघ राज्य क्षेत्र के गठन हेतु सांस्कृतिक भिन्नताएं, सामरिक महत्व, जनजातीय लोगों का हित और प्रशासनिक महत्व चारों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं जो भारत में संघ राज्य क्षेत्र के गठन हेतु उत्तरदायी होते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्याभूत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? मौन रहने की स्वतंत्रता, हड़ताल का अधिकार, प्रसारण का अधिकार, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपबंध किया गया है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी स्वतंत्रताएं शामिल हैं उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। अपने विचारों के साथ साथ किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार होता है, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता का अधिकार होता है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार होता है, टेलीफोन पर बातचीत के टैपिंग के विरुद्ध अधिकार होता है, प्रसारण का अधिकार होता है, मौन रहने की स्वतंत्रता का अधिकार होता है, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार होता है, पूर्व सेंसरशिप लागू करने के विरुद्ध अधिकार होता है, प्रदर्शन या विरोध करने का अधिकार होता है, लेकिन इसमें हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं किया जाता। तो मौन रहने की स्वतंत्रता का अधिकार, प्रसारण का अधिकार, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं होता। प्रदर्शन या विरोध करने का अधिकार इसमें शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर है ए, केवल 1, 3 और चौथा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986 के तहत
गठित एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा है इसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के प्रावधानों की निगरानी के लिए एक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो हमें बताना है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है यह बाल श्रम और निषेध अधिनियम 1986 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। तो पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। यह अधिनियम बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में आया था के द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, इसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की निगरानी के लिए एक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। तो इसका दूसरा आंसर है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के प्रावधानों की निगरानी के लिए एक एजेंसी के रूप में नामित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली 2। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान से संबंधित उदारवाद के विचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय उदारवाद समुदाय के अधिकारों पर व्यक्तियों के अधिकारों को प्रधानता देता है। दूसरा स्टेटमेंट है, संविधान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान भारतीय उदारवाद का एक उदाहरण है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, भारतीय उदारवाद समुदाय के अधिकारों पर व्यक्तियों के अधिकारों को प्रधानता देता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं है। भारत में एक व्यक्ति अपनी पहचान उस समुदाय से करता है जिससे वह संबंधित होता है। तो भारत एक समुदाय के अधिकारों को मान्यता देता है, ना कि व्यक्तियों के अधिकारों को प्रधानता देता है। दूसरा है, संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान भारतीय उदारवाद का एक उदाहरण है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। सामाजिक न्याय हेतु वंचित वर्गों की मांगों को पूरा करने के लिए आरक्षण का प्रावधान भारतीय उदारवाद का एक उदाहरण है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, पहला गलत है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विषय उठाया या उठाए जा सकते हैं? हाथ से मैला ढोने की समस्या, अनाधिसूचित और विमुक्त जनजातियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं। तीसरा है, स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मामले। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला स्टेटमेंट था हाथ से मैला ढोने की समस्या, ये राइट आंसर है। दूसरा है, अनाधिसूचित और विमुक्त जनजातियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के मामले। स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मामले। तो ये सारे मामले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो मानव जातियों से जुड़े हैं सारे मामले उठा सकता है। तो इसका राइट आंसर है 1, 2, 3। तो हम देख लेते हैं आयोग द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मानवाधिकार के विषय कौन कौन से हो सकते हैं। बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन शामिल है, भोजन के अधिकार से संबंधित मुद्दे, बाल अधिकारों पर अभिसमय से संबंधित प्रोटोकॉल्स, बाल श्रम का उन्मूलन से संबंधित मुद्दे, महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार से संबंधित मामले, मातृत्व, रक्त अलपता तथा मानवाधिकार संबंधित मामले, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निपटान करना, हाथ से मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन संबंधित मामले, दलितों से संबंधित मामले, अनाधिसूचित और घुमंतु जनजातियों के द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं से संबंधित मामले, विकलांग व्यक्तियों से संबंधित अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मामले, HIV और एड्स से संक्रमित व्यक्तियों के अधिकार से संबंधित मामले यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को पहले प्राप्त पुरस्कार के 5 वर्ष बाद ही उच्च पुरस्कार दिया जा सकता है। दूसरा है, पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, इस पुरस्कार की घोषणा से पूर्व प्राप्तकर्ता की लिखित सहमति लेने का प्रावधान है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। पहला है, पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को पहले प्राप्त पुरस्कार के 5 वर्ष बाद ही उच्च पुरस्कार दिया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट, पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और सदस्यों के रूप में 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि पुरस्कार की घोषणा से पूर्व
कर्ता की लिखित सहमति लेने का प्रावधान ऐसा है, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। चयनकर्ता को लिखित या औपचारिक सहमति लेने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन प्रत्येक प्राप्तकर्ता को गृह मंत्रालय से चयन के बारे में सूचित करने के लिए कॉल किया जाता है। यदि प्राप्तकर्ता पुरस्कार सूची से बाहर होने की इच्छा करता है तो उसका सूची से नाम हटा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके स्रोत देश दिए गए हैं जहाँ से प्रावधान लिए गए। तो संवैधानिक प्रावधान है मौलिक अधिकार फ्रांस, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, सरकार का कैबिनेट स्वरूप ब्रिटेन। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पहला है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हमने फ्रांस से नहीं लिए हैं, मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो हमने आयरलैंड से लिए, सही है। तीसरा सरकार का कैबिनेट सचिव ब्रिटेन से लिएगा, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों के चुनाव के संचालन का अधिकार दिया गया। दूसरा है, राज्य चुनाव आयोग में पंचायत सीटों के परिसीमन, आरक्षण और चक्रानुक्रम का कार्य निहित है। तीसरा है, राज्य चुनाव आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के चुनाव आयोग और राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट था, इससे 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों के चुनाव के संचालन का अधिकार दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों के चुनाव और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव करने का जिम्मेदारी इसको दी गई। दूसरा है, राज्य चुनाव आयोग में पंचायत सीटों के परिसीमन, आरक्षण और चक्रानुक्रम का कार्य निहित है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। राज्य चुनाव आयोग में पंचायत सीटों के परिसीमन, आरक्षण और चक्रानुक्रम के कार्य निहित है। तीसरा है, राज्य चुनाव आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के चुनाव आयोग और राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका ओनली 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास आयोग मंत्रालय। तीसरा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यह आता है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, ये हमें बताना है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, या अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय महिला आयोग या महिला एवं बाल विकास आयोग के अंतर्गत आता है, दूसरा सही है। तीसरा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तीसरा भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसके सदस्य 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। सीआरपीसी की धारा 480 और धारा 482 के प्रायोजनों के अंतर्गत वित्त आयोग को एक सिविल न्यायालय का दर्जा दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसके सदस्य 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा के प्रसाद प्रयाण तक ही अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा है, इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। तो इसका पहला और तीसरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान का उपयोग उस मूल ढांचे के रूप में करता है जिसके भीतर सरकार संचालित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक कारण नहीं है? न्यायपालिका और राजनीतिक प्रथाओं ने संविधान के क्रियान्वयन में लचीलापन दर्शाया है। बी है, संविधान का मूल ढांचा हमारे देश के अनुकूल है। तीसरा है, संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे और उन्होंने अनेक परिस्थितियों के लिए समाधान प्रदान किया है। डी ऑप्शन है, भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है और इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो पहला स्टेटमेंट, न्यायपालिका और राजनीतिक प्रथाओं ने संविधान के क्रियान्वयन में लचीलापन दर्शाया है। तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है।
दूसरा, संविधान का मूल ढांचा हमारे देश के अनुकूल है, ये भी ट्रू है। संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे और उन्होंने अनेक परिस्थितियों के लिए समाधान प्रदान किया, तो ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। डी ऑप्शन है, भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है और इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यही हमारा आंसर है। संविधान निर्माताओं ने संविधान को सामान्य कानून से ऊपर रखा है और अपेक्षा की है कि भावी पीढ़ियां इस दस्तावेज का सम्मान करेंगी। साथ ही उन्होंने यह भी माना है कि भविष्य में इसमें संशोधन किया जा सकता है, तो डी ऑप्शन इसका गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते? महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या मुख्य चुनाव आयुक्त। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है महान्यायवादी। तो महान्यायवादी के पद का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की प्रक्रिया और इसका आधार उल्लेखित नहीं है। तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो पहला वाला गलत है। दूसरा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और मुख्य चुनाव आयुक्त। तो तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते। इनको हटाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना होता है। जैसे कैग का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो तक पद धारण करता है, उसके पद से उसी तरीके से या उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। उसी प्रकार राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकते हैं यदि उसे दिवालिया घोषित किया गया हो, यदि वह अपने पद के कार्यकाल के दौरान अपने कार्यालय के कर्तव्यों से बाहर किसी भी वेतन वाले नियोजन कार्य में संलग्न हो, यदि वह राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने का अयोग्य हो। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिसके आधार पर ही उन्हें हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को भी कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है यदि उसे पद से उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये थे हमारे पॉलिटी के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बताइए आपको ये कैसे लगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वाली PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहाँ से चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।